अच्छा बेटे, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वेक्टर्स का, उसमें हमने वेक्टर एडिशन सीख लिया था। और वेक्टर एडिशन के अंदर अगर आपको याद है तो हमने वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीक़ेकार सीखे थे, ठीक है, वेक्टर एडिशन में। और उससे रिलेटेड हमने जो क्वेश्चंस हमारे माजी में आए हुए थे वो हमने किए थे। वेक्टर एडिशन में एक हमने सीखा था हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। और हमने उसके अंदर ये बात की थी कि आपने क्या करना होता है बेटे, आपके जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको आपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है। और एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद आप क्या करते हो, सारे एक्स कंपोनेंट ऐड करते हो, फिर सारे वाई कंपोनेंट ऐड करते हो, और आखिर में जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टेंट किस तरह से मिलता है, आर इक्वल्स अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर से मिलता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास, हमने ये बात पढ़ी थी, ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने ये बात की थी कि भाई हमारे पास जो है ना, एक होता है हमारा लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन, ये भी हमने पढ़ा था। और बेटे हमने उसमें ये बात की थी, जो हमारा लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन था उसके हवाले से, जो हमारा लॉ ऑफ कोसाइन था उसमें हमने देखा था कि भाई आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा के हवाले से हमने बात की। ठीक है, कि भाई जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो मेरा बेटा आप इससे निकाल सकते हो, ये वाले फॉर्मूले के अंदर हमने बात कर ली थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, देखो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम ये चीज सीखते हैं कि अगर आप एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो क्या नतीजा निकलेगा। तो देखो बेटे, अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका जो आंसर है वो मेरा बेटा स्केलर भी हो सकता है, और आपका जो आंसर है वो एक अदद वेक्टर भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैन आइदर बी अ स्केलर और इट कैन बी अ वेक्टर। अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर आ रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट को बच्चे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर वेक्टर आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि भाई हमारा स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और हमारे पास हमारा वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, जितने हमारे फिजिक्स के लेक्चर्स हैं मेजरमेंट से लेके, वो मैं दोबारा भी अपलोड कर दूंगा, तो आप ये देख लेना क्लास के बाद ये आपका टास्क है, आपने चेक करना है कि जो आपका गूगल क्लासरूम है उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन है, फिजिक्स का फोल्डर है, उसके अंदर जब आप सेकेंड ईयर की रिकॉर्डिंग में जाओगे तो आपको सारी सेकेंड ईयर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी। और जो फर्स्ट ईयर की रिकॉर्डिंग में जाओगे तो फर्स्ट ईयर की रिकॉर्डिंग में मेजरमेंट्स पूरा अवेलेबल होगा। सिमिलरली वेक्टर्स जितना हम पढ़ लेंगे अभी, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरा हो जाएगा, तो सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी। ठीक है, अगर किसी को मेजरमेंट का कोई एक आधा लेक्चर नहीं दिख रहा तो उसको रिफ्रेश करना, क्योंकि मैं अभी दोबारा अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लेना। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देन हम आगे चलेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे। ठीक है, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आसान तरीन जबान में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो बेटे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, भाई स्केलर प्रोडक्ट से मुराद होती है आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर में एक अदद क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें बेटे ए से मुराद है वेक्टर ए, बी से मुराद है वेक्टर बी। इस ए से मुराद है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी से मुराद है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। थीटा इज द म्यूचुअल एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, थीटा हमारे पास होता है म्यूचुअल एंगल। अगर म्यूचुअल एंगल के बारे में पूछे तो म्यूचुअल एंगल क्या है, म्यूचुअल एंगल आपके पास टेल टू टेल एंगल होता है, दो वेक्टर की टेल के दरमियान में बनने वाला एंगल। ठीक है, हमने बात की थी कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कोई वेक्टर है और ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों की टेल के दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है इसको मेरा बेटा हम क्या नाम दे रहे होते हैं, थीटा का नाम दे रहे होते हैं। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, द म्यूचुअल एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ यहाँ पे कि देखो, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ए डॉट बी इक्वल जीरो कब कब हो सकता है, ए डॉट बी इक्वल जीरो कब कब होगा, तो बेटे हमें पता है कि जो हमारा ए डॉट बी है
फिर इससे रिलेटेड एग्जामिनर क्या पूछता है उस पर मैं आता हूँ। हमें पता है कि जो हमारा ए डॉट बी का फॉर्मूला है वो क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा है बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और वो डिपेंड कर रहा है कॉस ऑफ थीटा के ऊपर। यानी कि बेटे डॉट प्रोडक्ट के जीरो होने की जो कंडीशंस हैं वो तीन में से कोई भी हो सकती है। पहली कंडीशन है कि आपके पास ए जीरो हो जाए। अच्छा, ए जीरो होने का क्या मतलब है? अगर आप कहते हो कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का जीरो है तो इसका मतलब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि जो ए वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है, या जिसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। क्योंकि नल वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। तो ए डॉट बी जीरो कब होगा? अगर ए नल वेक्टर हो। सिमिलरली ए डॉट बी जीरो कब होगा? अगर आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है, भाई बी जीरो हो जाए, ए और कॉस थीटा कुछ भी होता रहे, यानी कि बी आपके पास नल या जीरो वेक्टर हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ए जीरो कब होगा? जब ए नल वेक्टर होगा। ए डॉट बी जीरो कब होगा? पहली कंडीशन क्या है कि आइदर ए इज अ नल वेक्टर और बी इज अ नल वेक्टर। देखो मेरा बेटा, अगर ए जीरो है तो बी कुछ भी होता रहे, कॉस थीटा कुछ भी होता रहे, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर विल बी जीरो। सिमिलरली अगर बी जीरो है, ए कुछ भी होता रहे, कॉस थीटा कुछ भी होता रहे, आंसर विल अगेन बी जीरो। तीसरी और आखिरी कंडीशन है, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। अगर कॉस थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा है 90 डिग्री। यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स म्यूचुअली कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, यानी कि मेरा बेटा मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा, और मान लीजिए मेरा बच्चा कि एक वेक्टर हमारे पास ये, और इनके दरमियान का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इनके दरमियान का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमें नजर आ रहा है कि इस केस के अंदर ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमारे पास जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद है तो हमने बात की थी, यहाँ हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ हमारा एक्स डैश एक्सिस है। सिमिलरली ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश है। आउटसाइड हमारे पास जेड है, और इनसाइड द प्लेन हमारे पास जेड प्राइम है। मैंने बताया था कि अगर ओरिजिन से कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सीधे हाथ के अलोंग जाता है, ओरिजिन से आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सीधे हाथ के अलोंग जा रहा होता है, तो हमने ये बात की थी कि इसके लिए हम जो यूज करते हैं ना, इसके लिए हम जो यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास आई कैप होता है। सिमिलरली मेरा बेटा, अगर आपके पास वाई के अलोंग जा रहा होता है, वाई के अलोंग जाने से मुराद ये है कि ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है, अल्टीमेटली फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, जे कैप है। और सिमिलरली अगर ये ऐसे जा रहा होता है इस डायरेक्शन में जेड के अलोंग, तो हम कहते हैं जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, या जो हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर है, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, के कैप होता है। तो आपको एक बात तो यहाँ से अच्छी तरह नजर आ रही है क्या, ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि मेरा बेटा ये एक्स वाई जेड एक्सिस को शो कर रहे हैं। जाहिर है जब ये एक्स वाई और जेड एक्सिस को शो करेंगे तो लाजमी सी बात है कि ये म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर मैं अब क्या निकालता हूँ, आई डॉट जे निकालता हूँ, आई डॉट जे फॉर्मूला कहता है ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, यानी कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि आई का मैग्नीट्यूड, देन जे का मैग्नीट्यूड, देन कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन आई एंड जे। तो आई और जे के दरमियान में एंगल का कॉस कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा। अल्टीमेटली बेटे देखो, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। जे का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। कॉस 90 डिग्री कितना हुआ, 0। तो क्या आया भाई, 0। यानी कि आपने सीखा क्या, आपने ये सीखा कि आई डॉट जे हो, या जे डॉट के हो, या के डॉट आई हो, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है इट विल इवेंचुअली कम आउट टू बी 0। तो अपने पास आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है भाई साहब, वो 0 आ रहा है। अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 0 आता है। ये सवाल भी माजी में पूछा गया, और एनईडी के अंदर इनफैक्ट जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल के अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद था। क्या कि भाई अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम इसी के अंदर लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चेक करें, यानी कि मैं आपको बोलता हूं भाई आई डॉट आई, या जे डॉट जे, या के डॉट के,
तो ये मेरा बेटा 1 के बराबर होता है। हम चेक भी कर सकते हैं कैसे, मिसाल के तौर पे मुझे आई डॉट आई निकालना, फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। देखो पहला वेक्टर भी आई है, दूसरा वेक्टर भी आई है, आई से मुराद है एक्स एक्सिस, दूसरे आई से भी मुराद है एक्स एक्सिस। बेटे एक्स और एक्स के दरमियान का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो भाई पहले आई का मैग्नीट्यूड हुआ 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड हुआ 1, कॉस 0 डिग्री कितना है 1, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1। तो जो लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर है या यूनिटी के बराबर हैगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर मैं ए डॉट ए करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ए डॉट ए करता हूँ, तो बेटे ए डॉट ए में क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब मेरा बेटा हमारे पास जो ए और ए वेक्टर के दरमियान का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ए जा क्या हो गया ए स्क्वायर और कॉस 0 डिग्री कितना हो गया 1। यानी कि अब इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे या इससे आप लिखोगे क्या, आप बोलोगे जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यानी कि मेरा बेटा आपके पास अगर आप एक वेक्टर का अपने ही साथ, अगर आप एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से क्या मुराद है कि बेटे जो भी उसका मैग्नीट्यूड है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। इतनी बात हमें अच्छे से क्लियर होती है, इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आती है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास ना एक क्वेश्चन और बनता है या एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी समझ लो जरा। हमें ये बात समझ में आ गई अभी कि हमारे पास जो ए डॉट ए है ये बेसिकली इसके बराबर आ रहा है ए स्क्वायर के बराबर आता है। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो मेरे पास जो ए है वो ए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए के रूट के बराबर हो जाएगा। यानी कि इससे आपने क्या सीखा बेटे, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा जो मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका आपने ये सीखा कि बेटे जो भी उसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है उसका आप क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। अगर आपने मैग्नीट्यूड चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप बेसिकली क्या करो, आप इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लो और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आ रहा है उसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। ये मैं भी आपको सॉल्व भी करा देता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास आई डॉट जे और जे डॉट के हमने देख लिया 0 होता है। लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का जो होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, इसी से रिलेटेड हमारे पास पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर बेटे आपको ये कहा जाए कि मिसाल के तौर पे ए वेक्टर आपके पास है 2,3,-5 और आपको कह रहा है बेटे जो बी वेक्टर है वो हमारे पास है 6,1,2 और आपको कहा जा रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपने ए डॉट बी मालूम करना है। व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। ए डॉट बी का मतलब क्या है बेटे, सिंपल है कि आपने डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है या ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अजान हो जाए फिर चलते हैं भाई जो आप क्रॉस, ठीक है। तो कोशिश करो कि आगे आगे ना भागो, जो बताया जा रहा है ना उस पे रहो भैया। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा तो आई डॉट जे क्रॉस के सवाल पूछने की कोई तुकी नहीं बनती, ठीक है। तो अभी जहां पर है वहीं पर रहो। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने ए डॉट बी निकालना। अब देखो बेटे हमारे पास यहाँ पे जो ए डॉट बी जब हम निकालने जाएंगे तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया ए डॉट बी। ए कितना आ रहा है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। बी कितना दिया हुआ मेरा बेटा हमें 6i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। अब देखो बेटे डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए तरीकाकार क्या होता है कि आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा आई वाले को आई से और जे वाले को जे से, देखो आई वाले को आप मल्टीप्लाई करोगे आई से, जे वाले को आप मल्टीप्लाई करोगे जे से, के वाले को आप मल्टीप्लाई करोगे के से। अच्छा आई वाले को हम जे या के से क्यों नहीं करेंगे बेटे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आई डॉट जे करोगे आई डॉट के करोगे तो वो 0 हो जाएगा,
समझ आ रही है भाई? अगर ये 2 i कैप है, इसको मैं j से मल्टीप्लाई करता हूँ तो i डॉट j ने क्या हो जाना है, 0। सिमिलरली 2i कैप को अगर मैं 2k कैप से करता हूँ तो उसने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, इसलिए नहीं करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो i वाला i से 2 6 कितना हुआ मेरा बेटा, 12। फिर j कैप के पीछे यहाँ 3 है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस जा प्लस, और 3 1 जा 3 हो गया। ठीक हो गया बेटे। अब k के पीछे यहाँ -5 है और यहाँ क्या है, +2, तो माइनस प्लस जा हो गया माइनस, और 5 2 जा क्या हुआ मेरा बेटा, 10 हो गया। 12 में 3 ऐड किया 15, 15 में से 10 गया तो 5। तो बेटे सॉल्व करने के बाद जितने लोगों का आंसर 5 यूनिट्स आ रहा था वो एक्सीलेंट था। ये हमने क्या सीखा, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका सीख लिया। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको एक बात छोटी सी बताई थी ऊपर, मैंने कहा था कि हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लो, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उसका आप क्या करो, उसका आप क्या कर लो, अल्टीमेटली अंडर रूट ले लो। देखो चेक करते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करते हैं क्या उससे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो बेटे, ए कितना है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप डॉट, आगे क्या आ रहा है, फिर से मैं ए के साथ ही ले रहा हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है बेटे, अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो तरीकाकार तो वही होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, आई वाला आई से, जे वाला जे से, और अल्टीमेटली के वाला के से करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे 2 2 जा मेरे पास क्या हो जाएगा, 4। सिमिलरली 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। सही, यहाँ लिखते भी जाते हैं, 3 3 जा हो गया 9, माइनस माइनस जा हो गया प्लस, और 5 5 जा क्या हो गया मेरा बेटा, 25। 25 में अगर आप 4 को ऐड करो तो 29, 29 में अगर आप 3 को ऐड करो तो 32। यह आ गया ए डॉट ए, और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए डॉट ए होगा। तो जब आप अंडर रूट ए डॉट ए करोगे तो क्या बनेगा बेटा, ये अंडर रूट 32 बनेगा। यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरे लिहाज से वो कितना आ रहा है, अंडर रूट 32। अब हमने जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार पहले से पढ़ा हुआ है, अगर मैं उस तरीके पर इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो वो क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 9 होगा, बिल्कुल 9 होगा बेटे, बिल्कुल 9 होगा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं यहाँ पे। 3 3 का क्या हो गया, 9। 25 में 9 ऐड किया तो 34, 34 में 4 ऐड किया तो ये बन जाएगा हमारे पास 38। बिल्कुल सही है बेटे, तो अंडर रूट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, 38 आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए का मैग्नीट्यूड दूसरी तरह से भी यही आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि बेटे 3 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि मेरा बेटा क्या, -5 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो वही चीज बन रही है। देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। मेरा बेटा जब आपने ऐड किया तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है, वही आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 38 आ रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आती है ये बात की। ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया और डॉट प्रोडक्ट की मदद से मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। अब अक्सर बच्चों के जहन में ना एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो पढ़ाया था कि ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा होता है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए तो आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, और फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मेरा बेटा वो उस वक्त होता है जब आपके पास जो ए डॉट बी है ना, वो वेक्टर फॉर्म में ना दिया हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हो, और उन दोनों के दरमियान के अंदर एंगल भी गिवन हो। क्लियर है। लेकिन अगर अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, ए आई जे के फॉर्म में, बी भी आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम ना ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ना बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ना कोसाइन थीटा पुट करेंगे। हम आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, जो हमने अभी अभी सीखा है। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे जरा गौर से देखिए, और अल्टीमेटली आप ये देखो, आपको नजर आ रहा है कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो कॉस थीटा पे डिपेंडेंट है। गौर से देखो मेरा बेटा। अच्छा कल की क्लास में हमारा टेस्ट होगा यकीनन, तो टेस्ट के अंदर वेक्टर चैप्टर पूरा आएगा। ठीक है, मेजरमेंट्स का चैप्टर भी पूरा आएगा। बेटे टेस्ट जो है ना वो आप लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप लोग तैयारी कर सको। अगर आप पूरा हफ्ता नहीं पढ़ पाते किसी भी मसरूफियत की वजह से, कोई इशू नहीं है, टेस्ट से पहले लेकिन लाजमी पढ़ लो। टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी, कब अपलोड होगा, बेटे अमूमी तौर पर शायद सुबह अपलोड होगा या दोपहर में अपलोड होगा, वो आपको सर शाफे ग्रुप पे कर देंगे। ठीक है, तो उस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आपने टेस्ट जो है ना वो देना है। ठीक है, तो लेकिन तैयारी सबकी होनी चाहिए। और
जितने भी लोग यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, आप सब जो है ना वो टेस्ट दोगे। कल क्लास बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी क्लास, ठीक है। वैसे आपका टेस्ट संडे को हुआ करेगा, ये वाला टेस्ट जो है ना वो अभी सिर्फ, ठीक है। आज इंशाल्लाह वेक्टर्स हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें नजर आ रहा है मेरा बेटा कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। अब कॉस थीटा के हवाले से हमें दो तीन चीजें पता है, जरा उसको देखते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट के उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखते हैं। देखो बेटे, हमें ये चीज पता है कि हमारे पास जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है +1, मिनिमम होती है -1, फिर 0 भी होती है। +1 कब होती है भाई, जब थीटा 0 डिग्री होता है। 0 कब होती है बेटे, जब थीटा 90 डिग्री होता है। -1 कब होती है, जब थीटा हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि मेरा बेटा जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, सिमिलरली जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। सिमिलरली जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर से क्या मुराद होती है, जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उस केस के अंदर हमारे पास जो जिसे कहना चाहिए ये होता है, कॉस थीटा क्या होता है, -1 पर। अब इसका इसका हमारे डॉट प्रोडक्ट से क्या लेना देना है वो समझ लीजिए, फिर इससे रिलेटेड जो जो सवाल पेपर के अंदर आते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। देखो देखो बेटे, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। जब कॉस थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो मैं कहूंगा डॉट प्रोडक्ट भी क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव। यानी कि थीटा इक्वल 0 डिग्री पे जब आपका डॉट प्रोडक्ट है मैक्सिमम पॉजिटिव, तब मेरा बेटा हमारे पास जब आपका कॉस थीटा है मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव, तब आपका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। यानी कि आपने अपने पास नोट्स में ये बात मेंशन करनी है कि आपके पास ये बात मेंशन करोगे, अगर आपके पास वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, यानी कि जितना मैक्सिमम हो सकता है वो होगा। सिमिलरली जब मेरा बेटा हम आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि मेरा बेटा उस वक्त में आपका कॉस थीटा क्या होता है, 0 होता है। यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, या इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये इन्हीं का नाम है परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, या बेटे इन्हीं का एक और नाम होता है नॉर्मल वेक्टर्स। तो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं या नॉर्मल हैं, तो मेरा बेटा इस केस के अंदर हमारे पास जो अपना वो है डॉट प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जो बेटे जो थीटा 180 डिग्री है, इस केस के अंदर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव। क्योंकि जब थीटा 180 डिग्री होता है तो आपका जो कॉस थीटा है, मेरा बेटा कॉस थीटा भी क्या होता है, मैक्सिमम नेगेटिव होता है। अच्छा, इसका मतलब जितने भी आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम नेगेटिव होता हैगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है एक चीज। और अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ मैक्सिमम पॉजिटिव ये कितना होगा, आप बोलोगे ए डॉट बी बराबर होगा बेटे ए इंटू बी के। यहाँ पे आपके पास ए डॉट बी बराबर होगा मेरा बेटा किसके, 0 के। और यहाँ पे आपके पास ए डॉट बी बराबर होगा किसके, -ab के। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात की, मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव, अल्टीमेटली ये हमारे पास होगा। ठीक है, समझ आती है बात की हमें अच्छे से। चलो एक सवाल सीख लेते हैं जल्दी से, फिर हम नमाज का ब्रेक करते हैं। देखो अब सवाल क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास ना एक क्वेश्चन आता है पेपर में, पास पेपर में भी आया हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंगल निकालने के लिए। अच्छा बेटे, जहां आपको कहा जाए कि आपने वीडियो को पॉज करना है और न्यूमेरिकल करना है, वहां पे आपने यही काम करना है ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। अब देखो बेटे, मिसाल के तौर पे आपको कहता है एक वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 2,4,3, और एक वेक्टर बी आपको दिया हुआ है मेरा बच्चा, देखो मिसाल के तौर पे 4i कैप +8j कैप +6k कैप। ठीक है, आपको ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और अल्टीमेटली आपने क्या करना है, आपने इन दोनों के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है भाई, जो आपका म्यूचुअल एंगल है। म्यूचुअल एंगल से क्या मुराद होती है,
वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में बनने वाला जो भी एंगल है वो आपने यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, फाइंड आउट करना है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे तरीकाकार क्या है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो देखो मेरा बेटा, आपको फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। और से देखना और करना, आपके पास ए डॉट बी, मुझे क्या करना है, मुझे कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है बेटे, कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी के। यानी कि मुझे तीन काम करने होंगे, और से देखो। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना होगा, मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, यानी कि मुझे ए डॉट बी निकालना होगा। दूसरा स्टेप मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तीसरा स्टेप बेटे मुझे ना क्या करना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना। जब मैं ये तीन काम करके हो जाऊंगा तो मैं इसमें पुट करूंगा और अल्टीमेटली मुझे मेरा मसले का हल मिल जाएगा। अब देखो बेटे, अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी हमने अपने एंड पे निकालना सीख लिया था। आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। तो ये क्या है, 243 डॉट, वहां पे क्या है 4,8,6। करना क्या है भाई, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कॉस थीटा आता है, साइन थीटा नहीं आता। साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आता है। तो आई वाले को मल्टीप्लाई किया भाई 2 को 4 से, फिर 4 को 8 से, फिर 3 को 6 से। ये वही कर रहा हूँ, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। तो भाई 2 4 जा हो गया 8, 4 8 जा हो गया 32, फिर 3 6 जा हो गया 18। ऐड कर लो भाई, 32 में आपने 18 ऐड किया तो ये हो गया 50, 50 में आपने 8 ऐड किया तो कितना हो गया 58। और जाहिर है डॉट प्रोडक्ट के अंदर आखिर में ना आई बचता है, ना जे बचता है, ना के बचता है, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो चुका, जे डॉट जे 1 हो चुका और के डॉट के भी क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे आता है मेरा बेटा, ए का मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट जो भी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, फिर 4 का स्क्वायर कितना हुआ बेटे 16, ठीक है। और अल्टीमेटली आगे 3 का स्क्वायर कितना आ गया मेरा बच्चा 9 आ गया, ओके ठीक है। अब देखो 16 में 9 को ऐड किया तो 25, 25 में 4 को ऐड किया तो 29, ये आ रहा है 29। एक्सेलेंट, जितने लोग साथ साथ निकाल रहे हैं बहुत आला भाई। बी का निकालना है तो भाई 4 का स्क्वायर हो गया 16, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36। एक्सेलेंट भाई एक्सेलेंट। 36 में 64 को ऐड किया तो 100, 100 में 16 को ऐड किया तो हो गया ये 116। वेरी गुड, ठीक है। अंडर रूट 116 आ गया, बेहतरीन, बहुत आला, ठीक है। बाद हमारे चैंपियन जो है वो आंसर भी निकाल चुके हैं थीटा का, तो वेरी गुड। सबके लिए मैं सिखा देता हूँ, एक बार देख लो यहाँ पे बेटे। ए डॉट बी कितना आ रहा है हमारे पास, ए डॉट बी इज कमिंग आउट टू बी 58, और अपॉन में जो ए है वो कितना आ रहा है अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 116, ठीक है मेरा बेटा। अब आपने इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करना है। अब जाहिर है मेरा बेटा, जब आप इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करोगे तो आपने कैंसिलेशन करनी होगी। तो जो आपने कैंसिलेशन करनी है, 29 और 116 तो रूट के अंदर है, दे कैन नॉट बी डायरेक्टली कैंसिल्ड आउट। तो मुझे क्या करना है, 58 को रूट के अंदर लाना है। तो 58 को रूट के अंदर लाने के लिए देखो मेरा बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 58 मल्टीप्लाई बाय 58 ऊपर लिख रहा हूँ, देखो समझना जरा, और नीचे वाला रूट कॉमन कर रहा हूँ 29 मल्टीप्लाई बाय 116। देखो मेरा बेटा मैंने ऊपर ना 58 इंटू 58 क्यों लिखा, जाहिर है जब मैं 58 का स्क्वायर लिखूंगा ऊपर रूट में तो जब ये बाहर आएगा, देखो देखो मैं सवाल को लिखने का तरीका बदल सकता हूं लेकिन सवाल बदल नहीं सकता। आप नोट करो, मैंने यहाँ पे सवाल नहीं बदला, मेरे पास अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ क्या है 58 ही लिखा हुआ है। बस अगर मैं रूट के अंदर लिखता हूँ तो वो 58 का स्क्वायर हो गया, समझ आती है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बेटे पूरा रूट कॉमन कर दिया, तो 58 मल्टीप्लाई बाय 58 डिवीजन में क्या आ गया बेटे 29 मल्टीप्लाई बाय 116। अब देखो कैंसिलेशन करो, 2 का टेबल हमें सबसे अच्छा आता है, उससे काट दो। देखो 2 2 का क्या होता है 4 होता है, 5 में से 4 गया 1 इधर आ गया, और 2 9 का क्या होता है 18 होता है। फर्दर कटेगा 29 से, अल्टीमेटली अब आप इसको कैंसिलेशन करोगे तो हमारे पास 2 2 हमारे पास 4 हो गया, सिमिलरली 2 9 से हमारे पास 18 हो गया। यहाँ भी कैंसिलेशन करो अब जरा, 2 ऊपर नीचे कैंसिल करनी है बेटे, तो 2 5 का क्या हो गया 10 हो गया, 11 में से 10 गया तो 1 यहाँ आ गया, 2 8 का क्या हो गया 16 हो गया। ऊपर नीचे मैंने 2 के टेबल से काट दिया, 29 से 29 चला गया, 58 से 58 चला गया। मेरा बेटा अंडर रूट में क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे 1 बच रहा है। अंडर रूट में क्या बच रहा है 1 बच रहा है।
और 1 का रूट क्या होता है मेरा बच्चा, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस थीटा आया है वो बेसिकली क्या आया है, 1 आया है। कॉस इनवर्स करूंगा तो मेरा बेटा थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। क्लियर हो गया। जल्दी से नमाज का ब्रेक भी कर लो, और नमाज के साथ आते ही आप एक ये सवाल भी सॉल्व करना। आपने एक वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप -6j कैप प्लस के कैप, साथ ही साथ आपको बी वेक्टर दिया हुआ है मेरा बेटा, बी वेक्टर दिया हुआ है हमें माइनस का 4i कैप प्लस का 12j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है मेरा बेटा, काम वही करना है आपने, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करना हैगा। ठीक है, तो इनके दरमियान में एंगल निकालना है आपने। इनके दरमियान में जब आप एंगल निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 180 डिग्री, और कॉस थीटा की वैल्यू जो आ रही होगी वो -1 आ रही होगी। तो आप पहले इसको सॉल्व करो, नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर सॉल्व करो, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10-15 मिनट में। अच्छा बेटे, अब आप में से जितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, और जितने लोगों से अभी रह गया है मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आप में से कोई भी अगर एक भी ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आया, तो अल्टीमेटली मेरा बेटा मैं इसको जो है ना वो भी कवर करा देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला काम क्या करना है बेटे, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ए डॉट बी मालूम करना है। ठीक है, अब देखो बेटे ए डॉट बी कैसे आएगा, आई वाले को आई से, तो 2 4 क्या हो गया 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8, फिर माइनस प्लस माइनस, और 12 6 क्या होता है बेटे 72 होता है, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 क्या हो गया मेरा बेटा 2 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो ये होता है माइनस का 82। उम्मीद है मुझे आप सब लोगों का माइनस का 82 आ गया होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई साहब, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, -6 का स्क्वायर हो गया बच्चे 36, और 1 का स्क्वायर हो गया मेरा बेटा क्या 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 36 में 4 ऐड किया तो 40, 40 में 1 ऐड किया तो 41 आ गया ये। ठीक है, √41। सिमिलरली बेटे, सिमिलर पैटर्न के ऊपर आप बी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर होता है 16, 12 का स्क्वायर होता है मेरा बेटा 144, और 2 का स्क्वायर होता है 4। और हमें पता है जब स्क्वायर करते हैं तो जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास क्या होता है, खत्म हो जाता है। 144 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो मेरा बेटा ये बनता है 160, 160, और अगर सही है ना 160, और अगर 4 ऐड करूंगा तो 164, 164 ये मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, यहां तक हम आ गए, सुकून से आ गए। ए डॉट बी माइनस का 82 ही आएगा, मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया। ठीक है, अब मेरा बेटा अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालने के लिए जाता हूँ तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो मेरा बेटा ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 41 मल्टीप्लाई बाय 164। काम वही करना है मैंने, जाहिर सी बात है, तो माइनस साइन को यही रखा मैंने, और 82 को मल्टीप्लाई बाय 82 कर दिया। अब मेरा बेटा कोई भी अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी जो है ना, वो माइनस साइन को ब्रैक ये रूट के अंदर लेके ना जाए, क्योंकि अगर आप माइनस साइन को रूट के अंदर लेके जाओगे तो आपकी जिंदगी गुजर जाएगी बगैर कैलकुलेटर के माइनस साइन को सॉल्व करने के लिए। माइनस साइन को रूट के अंदर क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मेरा बेटा आप में से जो लोग मैथ्स वाले होंगे आपने यकीनन आयोटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आयोटा होता है √-1 के बराबर, विच इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, पॉइंट समझ आ रही है। अब ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए सॉल्व करना, तो माइनस साइन कहाँ रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। अच्छा, वैसे भी अगर आप माइनस साइन को अंदर लेके जाओगे तो आपका सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो अगर आप ये करते हो ना, माइनस का 82 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 82 रूट के अंदर ले जाके, तो आपने यहाँ सवाल ही चेंज कर दिया। क्यों, माइनस माइनस जब प्लस हो गया, 82 का स्क्वायर हो गया। अब ये नहीं, अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो 82 लिखा हुआ है, विच इज इनकरेक्ट। आप सवाल को लिखने का तरीका चेंज कर सकते हो लेकिन सवाल चेंज नहीं कर सकते। तो माइनस था तो माइनस रहेगा भी, माइनस कहीं जाने वाला नहीं है। अच्छा जनाब, अब क्या करा आपने बेटे, अब मेरा बेटा माइनस साइन को एज इट इज रहने दिया। ये हो गया हमारे पास 82 मल्टीप्लाई बाय 82 अपॉन में आ गया मेरा बेटा 41 मल्टीप्लाई बाय 164। मुझे देख के ही सॉल्व हो रहा है ये। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो भाई 82 1 जा 82, 82 2 जा मेरे पास कितना होता है 164। 82 में 82 को जोड़ूंगा तो 164 बन जाएगा। 2 1 जा और 2 4 जा हो गया 8, 2 1 जा क्या हो गया 2 हो गया। 41 से 41 को कैंसिल कर दिया तो मेरा बेटा माइनस का √1 आ रहा है, यानी कि माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। अल्टीमेटली मेरा बेटा ये क्या बना, cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस का 1, विच मीन्स मेरा बेटा थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब देखो बेटे, ये तो हमने करने का तरीका सीख लिया, इसको लंबा चौड़ा सा।
अब देखो बेटे, इसको आपको इतने लंबे चौड़े तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये आपसे डायरेक्टली सॉल्व हो जाता। पहले आपने तरीका सीख लिया, अब बेटे इसका शॉर्टकट सीख लो। पेपर में अगर ये सवाल आता है तो जाहिर है आपको इतना लंबा चौड़ा तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कर लो। देखो भैया डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जरा समझें इस बात। देखो देखो बेटे डायरेक्टली कैसे हो रहा है। बेटे जब भी आपके आपके सामने, जब भी मेरा बेटा आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपने दो वेक्टर के दरमियान में एंगल निकालने हैं, आप देखो क्या मैं किसी वेक्टर में से कुछ कॉमन ले सकता हूं? क्या मैं किसी वेक्टर में से कुछ कॉमन ले सकता हूं? तो अगर आप देखोगे मुझे बी वेक्टर में से 2 कॉमन आता नजर आ रहा है। देखो जरा समझना यहाँ पे, अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, गौर से देखना बच्चे, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ, देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ तो देखो क्या होता है। 2 कॉमन निकालता हूँ, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 पे आता है, तो ये हो गया भाई माइनस का 2y कैप प्लस 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 6 पे आता है, तो भाई 6j कैप। 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 पे आता है, तो ये हो गया माइनस का k कैप। तो क्या बच रहा है? माइनस का 2y कैप प्लस का 6j कैप माइनस का k कैप। देखो क्या मेरे कॉमन निकालने से ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही? आप बोलोगे सर नहीं कर रही, क्यों? सर ऊपर लिखा हुआ है 2y कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, नीचे लिखा है माइनस 2y कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप, यानी कि मैंने साइन गलत कॉमन निकाला है। अब मैं -2 कॉमन निकालता हूँ। देखो माइनस साइन कॉमन निकलने से क्या होगा, अंदर के सारे साइन पलट गए, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और 2 कॉमन निकालना है। तो 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 पे आता है, तो 2y के माइनस 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 12 आता है मेरा बेटा 6 में, ये हो गया बेटे 6j के। और ये कहाँ आता है? 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है? 1 पे आता है, तो ये हो गया प्लस का k के। अब देखो बेटे, क्या जब मैंने -2 कॉमन निकाल लिया, तो -2 कॉमन निकालने के बाद, -2 कॉमन निकालने के बाद क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ वेक्टर मेरे ए वेक्टर से मैच कर रहा है? देखो देखो कर रहा है, 2y कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बिल्कुल मैच कर रहा है। आपके पास आंसर आएगा इसका 180 डिग्री। सर ये आपको कैसे पता चला? इसलिए कि बेटे आपने माइनस नंबर कॉमन निकाला है, दो वेक्टर में से आप कॉमन निकालोगे, अगर पॉजिटिव नंबर कॉमन आएगा तो आंसर 0 डिग्री होगा। अगर पॉजिटिव नंबर कॉमन आया, अगर पॉजिटिव नंबर कॉमन आया, आंसर क्या है? 0 डिग्री। अगर नेगेटिव नंबर कॉमन आया तो आंसर क्या है बेटे? इसके अंदर आंसर हमारे पास क्या है इसमें? 180 डिग्री या 180 डिग्री। सर हमें इसकी एक और मिसाल दें, हमें अभी तक समझ में नहीं आया, कोई मसला नहीं है, एक और मिसाल ले लो बेटे। चलो ये आपको नजर आ रहा है, ये एक सवाल हमने इससे पहले किया था ना। अब जरा इस सवाल को समझते हैं और करते हैं। ये अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, मैंने मान लिया कि आपको अभी तक शॉर्टकट समझ में नहीं आया, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा करते हैं, ठीक है? दोबारा देख लेते हैं। अब बच्चों के जहन में ये सवाल भी आता है, सर अगर ये शॉर्टकट से हो सकता है तो आपने इतना लंबा तरीका क्यों बताया? उसका भी रीजन अभी आपको दे देते हैं, ठीक है? तो देखो, आपको देखो भाई ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, पहले लिख लो ए वेक्टर क्या है। बेटा ए वेक्टर दिया हुआ है 2y कैप प्लस 4j कैप प्लस का 3k कैप, क्लियर हो गया? बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर मुझे जो भी दिया हुआ है मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। सर क्या हमेशा 2 आएगा? कोई लाजमी नहीं है, 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। मैंने 2 इसलिए लिया, सॉल्व करना आसान हो जाएगा विदाउट कैलकुलेटर। 2 2 जा हो गया 4, सिमिलरली, नहीं मोबाइल यहाँ नहीं है, ये 8j कैप है, ठीक है? सिमिलरली 2 4 जा हो गया भाई साहब क्या, 8, सॉरी 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 4 पे आता है, तो ये हो गया भाई 4j कैप प्लस 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 पे आता है, तो ये हो गया 3k कैप। अब देखो बेटे, क्या आपके पास जब मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं? 2y कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। मेरा बेटा जब ये मैच कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपके पास जो कॉमन आया है, क्या मैं कह सकता हूँ जो कॉमन है वो पॉजिटिव मल्टीपल कॉमन आया है? बिल्कुल सर, तो जब पॉजिटिव कॉमन निकलता है आंसर क्या होता है? 0 डिग्री। तो आप देख के सवाल करने के काबिल हो गए। अब अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर एक सवाल लिख के दूं, एक सवाल लिख के देता हूं कि भाई एक वेक्टर ए है, लेट से 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, एक वेक्टर बी दिया हुआ है आपको, अब देखना जरा, 9i कैप माइनस 12j कैप प्लस 6k कैप। अब मुझे आप देखते ही आंसर बता सकते हो इसका आंसर 0 डिग्री कब आएगा? इसका आंसर क्या आएगा?
जीरो आएगा, बिल्कुल ठीक है, वो तो मेरे मुंह से ही निकल गया। ठीक है, हमारे पास देखो यहाँ हमारे पास क्या है, इसमें से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। 3 ब्रैकेट में क्या आ गया, 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस 3 2 जा 6 के कैप, और कॉमन निकालने के बाद मैच कर गए। इसका मतलब आंसर 0 डिग्री आएगा। ए से कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि ये तीनों जो नंबर है वो किसी कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, तो कॉमन निकालने के बाद मैच करना है। हाँ सर, क्या किसी सवाल में ए से कॉमन आ सकता है? बिल्कुल कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर क्या कॉमन हमेशा आएगा? नहीं मेरा बेटा, हमेशा कॉमन नहीं आएगा। अगर कॉमन आएगा, अगर कॉमन आएगा तो आपका आंसर होगा 0 या 180 डिग्री। तो सर अगर कॉमन नहीं आएगा फिर कैसे करेंगे? तो मेरा बेटा आपको जो इतने लंबे चौड़े तरीका सिखाया था वो इसलिए तो सिखाया था कि अगर कॉमन नहीं आए तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको दो रैंडम दे दिए जाए भाई, मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर दे दिया ए इक्वल्स आई कैप प्लस जे कैप, एक वेक्टर आपको बी दे दिया भाई मिसाल के तौर पे 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप। अब देख लेते हैं क्या इसमें से किसी में से कुछ कॉमन आ रहा है। नो सर, किसी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं, लंबा तरीका आपको आता नहीं है निकालना के, मैंने तो आपको सारे सवाल ही उससे कराए थे। अब समझ में आ गया मैंने आपको लंबे तरीके से क्यों कराए थे। ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, पहले आप डॉट प्रोडक्ट लोगे और फिर आप क्या करोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे, बी का लोगे और अल्टीमेटली निकाल लोगे आंसर। तो ये एक तरह से समझ लो आपका हो गया होमवर्क। ठीक है बेटे, ये आपने लाजमी सॉल्व करना है। एंगल निकालने का सवाल जो है वो पेपर में लाजमी आता हैगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल और करते हैं। देखो सपोज करो मेरा बेटा मुझे ए वेक्टर दे दिया यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर मुझे दे दिया मिसाल के तौर पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखो बेटे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरे पास, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉमन निकाला। कॉमन मुझे किसी से निकलता नजर नहीं आ रहा। तो देखो बेटे अगर कॉमन नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? कॉमन नहीं आएगा तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। क्यों सर? क्योंकि मेरा बेटा जो डिटेल वाला मेथड है उसमें आप क्या करते हो, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, और उसमें आप सबसे पहले काम क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। देखो आई के पीछे यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, तो 1 1 सा हो गया 1। जे के पीछे यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है 1, तो 1 1 सा फिर से क्या हो गया 1। के पीछे यहाँ -1 है और यहाँ क्या है +2 है, तो माइनस प्लस सा हुआ माइनस और 2 1 सा हो गया 2, तो 1 + 1 हुआ 2 और 2 - 2 कितना हो गया 0। अब जैसे ही आपका ए डॉट बी 0 हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ए डॉट बी 0 हुआ आपको पता चल गया कि थीटा क्या है 90 डिग्री। कैसे सर? बेटे ऊपर पढ़ाया था मैंने कि डॉट प्रोडक्ट 0 होने की 3 कंडीशंस होती हैं, या तो ए वेक्टर 0 हो, या बी 0 हो, या थीटा 90 हो। अभी आपको नजर आ रहा है आपके पास ना तो ए 0 है ना आपके पास बी 0 है, लेकिन स्टिल आपके पास जो थीटा है वो बेसिकली क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। समझ आ गई बात की? डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट के 0 आने की कंडीशंस पढ़ी थी हमने अभी। डॉट प्रोडक्ट के 0 आने की क्या कंडीशंस थी? डॉट प्रोडक्ट के 0 आने की कंडीशंस क्या थी बच्चे? कि आपके पास या तो ए 0 हो, या बी 0 हो, या आपके पास क्या हो थीटा 90 डिग्री हो। तो आपने क्या सीखा? आपने अभी तक ये सीखा कि जब कभी भी हमारे पास एंगल निकालने का सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन वाली टेक्निक यूज करेंगे। कॉमन निकल रहा है तो आंसर हमारे पास या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। कॉमन नहीं निकल रहा तो डॉट प्रोडक्ट चेक कर लो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है इसका मतलब आंसर क्या है 90 डिग्री। अगर वो भी 0 नहीं हो रहा तो भाई साहब कोई मसला नहीं है, हमें तो डिटेल वाला सवाल भी करना आता है। ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। उम्मीद है आपको शॉर्टकट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गया मेरा बेटा? शॉर्टकट निकालने का तरीका कार किस तरह से करते हैं ये सारी चीजें हम। जी जी बिल्कुल ऐसे ही सेट है। बाकी ऑब्वियसली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस का कोई नेमुल बदल नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। जैसे हमें भी एक शॉर्टकट कहीं पे लिखे हुए नहीं मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, चीजें पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, खुद ही समझ में आना शुरू हो जाती है कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई इसी के अंदर हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही, वो हमारे पास है प्रोजेक्शन से रिलेटेड। जल्दी से देख लो ताकि हम फिर आगे चल सकें क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, उससे रिलेटेड भी हमने सवाल करने और उसके भी हमारे पास माजी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है,
अब प्रोजेक्शन में आपके पास क्या होता है, देखो बेटे समझना जरा। ये सपोज कर लो एक वेक्टर है मेरा बेटा, ये सपोज कर लो मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है। बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर ए बनाया और एक वेक्टर यहाँ पे मैंने बी बनाया। अगर मेरा बेटा मैं बी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने के लिए जाता हूं, तो भाई देखो बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो भाई साहब कुछ इस तरह से बनेंगे। जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो इसी तरह से बनते हैं ना हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक हमारे पास हो गया मेरा बेटा यहाँ, अच्छा ये एंगल इन दोनों के दरमियान में थीटा बन रहा है। ये हो गया हमारे पास बी एक्स, जिसको मैं कह रहा हूँ हमारा बी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। एक हो गया मेरा बेटा यहाँ पे मेरे पास बी वाई, जिसे मैं कह रहा हूँ मेरा बी साइन थीटा कॉम्पोनेंट। अब समझिएगा जरा यहाँ गौर से, जो मेरे पास बी वाई है मेरा बेटा, इसको मैं बी परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, और जो मेरे पास बी एक्स है इसे मैं बी पैरेलल कह सकता हूँ। सर बी परपेंडिकुलर और बी पैरेलल से आपकी क्या मुराद है बेटे? बी परपेंडिकुलर और बी पैरेलल से आपकी मुराद ये है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है मेरा बेटा, बी पैरेलल बी परपेंडिकुलर से क्या मुराद है कि हमारे पास जो जो ये बी पैरेलल है ना बेटे, ये हमारे पास वो कंपोनेंट है, ये वो कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन के अलोंग लाई कर रहा है। गौर से देखो, देखो गौर से देखो, अगर आप ये देख लोगे और समझ लोगे तो आपको प्रोजेक्शन वाले जो कंपोनेंट है ना या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा बेटा, जो बी के है ना, मेरे पास दो कंपोनेंट्स बने। एक कंपोनेंट है जो ए के परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट है जो ए के साथ क्या है, पैरेलल है, या एक ही डायरेक्शन के अलोंग लाई कर रहा है। क्लियर है? तो ये कंपोनेंट बी का, वो कंपोनेंट बी का कंपोनेंट जो एक ही डायरेक्शन के अलोंग लाई कर रहा है, ये कहलाता है मेरा बेटा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। देखो फिर सुनो और फिर समझो प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है ना प्रोजेक्शन क्या है, तो भाई प्रोजेक्शन का मतलब है एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे के अलोंग लाई कर रहा है, एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे के पैरेलल लाई कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने बी को रिजोल्व करा। जब बी को रिजोल्व किया तो मेरे पास बन गया इसके दो कंपोनेंट। एक मेरा बेटा हमारे पास ए के पैरेलल आ रहा है, एक ए के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो जो ए के पैरेलल आ रहा है वो कहलाएगा बी का प्रोजेक्शन ए पे। इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। देखो जो कैपिटल में लिखा हुआ है ना, जो कैपिटल में लिखा हुआ है इसका मतलब इसका कंपोनेंट है या इसका प्रोजेक्शन है, समझना जरा। और जो छोटा सा लिखा हुआ है ना सबस्क्रिप्ट में, छोटा सा लिखा हुआ है नीचे से मासूम सा बना हुआ, इसका मतलब है इस पर लाई कर रहा है। प्रोजेक्शन क्या होता है? एक वेक्टर का हिस्सा या टुकड़ा जो दूसरे पे लाई करता है। ठीक है, तो बी का हिस्सा है जो किस पे लाई कर रहा है, ए के अलोंग लाई कर रहा है या ए पे लाई कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा, तो हमारे पास जो बी ए का फॉर्मूला क्या बन गया आपको नजर आ ही रहा है। बी ए का फॉर्मूला हमारे पास बन गया मेरा बेटा क्या, बी कॉस थीटा। अच्छा इसी का हमारे पास मेरा बेटा दूसरा फॉर्मूला भी होता है। वो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बी का? दूसरा फॉर्मूला है बी डॉट ए। देखो बेटे यहाँ पे बी का आएगा कैपिटल वेक्टर और ए का आ रहा है यूनिट वेक्टर। समझना, जिसका कंपोनेंट होगा उसका कैपिटल वेक्टर आएगा और जिस पर लाई कर रहा है उसका सब स्क्रिप्ट में छोटा सा वेक्टर आएगा। क्लियर हो गया? समझ आती है बात की? अब देखो अगर मैं आपको कहता हूं ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो भाई ए का कैपिटल वेक्टर आया और बी का यूनिट वेक्टर आया। मिसाल से करते हैं और एक सवाल को सॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए हमें एक सवाल दे दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है मेरा बेटा, और आपको एक वेक्टर बी दे दिया गया कि आपके पास है ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आपको कहता है आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है ए का प्रोजेक्शन बी पर। देखो तरीकाकार क्या है, आप बोलोगे, अच्छा आप बोलोगे सर ए का प्रोजेक्शन बी पे तो फॉर्मूला बनना चाहिए ए कॉस थीटा, क्योंकि ए का पैरेलल कंपोनेंट होगा तो ए कॉस थीटा। सर ऊपर तो बी कॉस थीटा था, तो बेटे वो बी का पैरेलल कंपोनेंट था। अब जब ए के कंपोनेंट की बात होगी तो ए कॉस थीटा होगा। या दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए का कैपिटल वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो बेटे आप सवाल देखो, सवाल में आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं या मैग्नीट्यूड दिया है। तो हमें नजर आ रहा है सवाल में हमें
क्या दिए हुए, वेक्टर दिए हुए, तो जाहिर है जब भी वेक्टर दिए हुए होंगे तो ये वेक्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ए वेक्टर हमें कितना गिवन है, हमें नजर आ रहा है ए वेक्टर क्या है मेरा बेटा, ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आगे चलो, डॉट बी का यूनिट वेक्टर, और अगर आपको याद है यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो भाई ऊपर आया आपके पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड आएगा, तभी तो बी का यूनिट वेक्टर आएगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेटे आई के पीछे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, जे के पीछे 1 तो 1 का स्क्वायर होगा 1, के पीछे 1 तो 1 का स्क्वायर होगा 1। क्लियर हो गया। ऊपर आपने निकालना है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 3, सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 1। क्लियर है। अपॉन में आ गया मेरा बेटा अंडर रूट का 3, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, 6 अपॉन अंडर रूट 3। ये है मेरा बेटा ए का प्रोजेक्शन किस पर, बी पर। अब इसमें एक सवाल आप होमवर्क करोगे, आप निकालोगे इसमें बी का प्रोजेक्शन ए पर। ठीक है मेरा बेटा, बी का प्रोजेक्शन ए पर आप लोग कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको सब करा दिए, जितने तरीकेकार थे, जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब था। ठीक है। हाँ बेटे, हमारे कोर्स के अंदर स्केलर प्रोजेक्शन ही शामिल है, हमारे कोर्स में वेक्टर प्रोजेक्शन शामिल नहीं है। ठीक है। अब आ रहे हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। अब देखो बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बताया था कि इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन। यानी कि मेरा बेटा अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है, समझो जरा बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट को आप ऐसे डिफाइन करते हो, अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और आंसर में एक अदद वेक्टर आ जाए, तो भाई ऐसे प्रोडक्ट को वी से क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहते हैं भाई, से क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में जाहिर है ए की प्रोजेक्शन बी पे या बी की प्रोजेक्शन ए पे दोनों नहीं निकालने देगा, जो देगा वो आपको बताएगा कि भाई आपने किसकी प्रोजेक्शन किस पे निकालनी है। ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरा बेटा ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, या यू कैप भी लिखा मिल जाएगा किताब में। अब देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी वेक्टर के पास ना मेरा बेटा दो चीजें होती हैं, क्या क्या। देखो भाई, वेक्टर के पास एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है मेरा बेटा, डायरेक्शन होता है। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है समझना जरा, ये पूरी चीज एक अदद क्या लिखी हुई है, वेक्टर। सर आपको कैसे पता चला, बेटे क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर में क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। तो वेक्टर के पास तो दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब इसमें से पहले मैं मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा आपको दिखा दूं। तो बेटे जितना हिस्सा मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है ना आपके लिए, ये हिस्सा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड। ये हिस्सा क्या शो कर रहा है बेटे, ये हिस्सा शो कर रहा है किसको, मैग्नीट्यूड को। और ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहा है। यानी कि जब आपने ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो आंसर आ रहा है उस वेक्टर की डायरेक्शन ये बता रहा है। अच्छा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको आप कैसे लिखोगे भाई साहब, आप बोलोगे ए बी साइन थीटा। क्या बोलोगे, ए बी साइन थीटा। और अगर डायरेक्शन निकालने की बात आएगी तो डायरेक्शन निकलता है एन कैप से, और एन कैप क्या है, एन कैप क्या है भाई, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, क्योंकि ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और ए बी साइन थीटा हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक अदद वो नजर आ रहा है जिसे कहना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यूनिट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वही नजर आ रहा है। ये जो ए बी साइन थीटा था इसको मैंने ए क्रॉस बी के मॉड में बंद कर दिया। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखो, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है वेक्टर, और नीचे आपको उसी वेक्टर का क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड दिख रहा है। और यूनिट वेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ करता था, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर हो गया बच्चे। अच्छा, अब जल्दी से यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास जो सवालात हैं वो किस किस तरह के आते हैंगे। अब देखो,
हमारे पास बेटे अब जरा समझना यहाँ पे, ये देखो भाई हमारे पास ये मिसाल के तौर पे एक कोई वेक्टर ए है मेरा बेटा, और इसी तरह से ये एक कोई वेक्टर मेरे पास कौन सा है, वेक्टर बी है। ठीक है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, दो वेक्टर आ गए। अब एक दफा मैं क्या करने लगा हूं मेरा बेटा, मैं मालूम कर रहा हूं ए क्रॉस बी, और एक दफा मैं क्या करने लगा हूं, मैं मालूम कर रहा हूं बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अच्छा जाहिर है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो आंसर आएगा, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो आंसर आएगा, हमें ये बात पता है, वो आंसर एक अदद क्या होगा, वेक्टर होगा। अब जाहिर है वो जो आंसर है वो एक वेक्टर है, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अब आपने क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए बेटे हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारा राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के लिए भाई देखो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, अब जरा समझ लो यहाँ पे अच्छे तरीके से। राइट हैंड रूल में हमारे पास क्या होता है, देखो समझो जरा, आपने क्या करना है, देखो देखो बच्चा, राइट हैंड रूल में आपने क्या करना है, आपका जो सीधा हाथ है, राइट हैंड रूल में आपने क्या करना है, आपका जो सीधा हाथ है, आपने अपने सीधे हाथ को अपनी स्क्रीन के ऊपर रखो। स्क्रीन पे कैसे रखोगे बेटे, जो भी आपका पहला वेक्टर है ना उस पे रखोगे। पहला वेक्टर कौन सा है, देखो आपके सामने दो वेक्टर बने हुए, यहाँ पे ए क्रॉस बी में दो वेक्टर हैं, एक ए लिखा है एक बी लिखा है। पहला वेक्टर वो है जो पहले लिखा हुआ है, तो पहले कौन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ए आपका पहला वेक्टर है। अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखो। इस तरह से रखना कि जो फिंगर्स है, फिंगर्स वो ए के अलोंग हो, ए की डायरेक्शन के अलोंग हो। जो आपका सीधा हाथ है इसे आप कहाँ रखोगे, पहले वेक्टर, और इस तरह से रखोगे, इस तरह से रखोगे कि जो फिंगर्स है वो कहाँ हो, एक एक अलोंग हो। फिर आपने क्या करना है, अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को कर्ल करना है, बंद करना है। जब बंद करोगे तो ऐसे बंद करोगे कि वो दूसरे वेक्टर की तरफ बंद हो रही होंगी। करके देखो जल्दी से, आपका जो सीधा हाथ है इसे कहाँ रखो, पहले वेक्टर पे, इस तरह से कि जो फिंगर्स हैं वो कहाँ पे पॉइंट कर रही हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फिर फिंगर्स को कर्ल करो, मुट्ठी बनाओ, बंद करो, मुक्का बनाओ दूसरे वेक्टर की तरफ। तो जो थंब है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा होगा। करके देखो और बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है। बेटे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखो कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो ए की डायरेक्शन के अलोंग आ रही हैं। ए की डायरेक्शन के अलोंग से क्या मुराद है बेटे, अगर ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो भाई इसी के अलोंग आ रही होंगी ये। और अब दूसरे की तरफ बंद करो। तो अगर आपने मेरे सारे के सारे बताए हुए रूल्स फॉलो किए हैं, तो आपका जो अंगूठा है वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा होगा। आउट ऑफ द स्क्रीन का मतलब ये है कि जो ए क्रॉस बी है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आउटसाइड द स्क्रीन। मेरा बेटा यहां तक हम लोग सारे के सारे साथ आ गए। ए क्रॉस बी कहाँ पे चला गया, ए क्रॉस बी इज आउटसाइड। बेटे हम सब यहां तक साथ में आ गए। बेहतरीन हो गया। अब आप क्या करो, अब आप यही काम करो बी क्रॉस ए पे। अब देखो मेरा बेटा बी क्रॉस ए के अंदर आपके पास पहला वेक्टर कौन सा है, बी क्रॉस ए में पहला वेक्टर कौन सा है। बी क्रॉस ए में देखो मेरे बच्चे, अगर अभी भी नहीं समझ में आया फिर देख लीजिए। पहला वेक्टर अब कौन सा है, बी है। आपने अपना जो सीधा हाथ है उसको रखना है पहले वेक्टर पे। पहला वेक्टर कौन सा है, बी। इस तरह से रखना है कि आपकी जो उंगलियां हैं वो बी की डायरेक्शन के अलोंग। जब रखोगे, अब आपने क्या करना है, अब आपने फिंगर्स को बंद करना है। अच्छा भाई एक चीज का ख्याल करना है, जब आप हाथ रखोगे तो वो ऐसे आ रहा होगा, अब आप फिंगर्स को बंद करोगे तो वो आगे बंद होंगी, लेकिन आपने दूसरे की तरफ बंद करना है। ऐसे हाथ को पलट के रख देना, ऐसे रखना। ऐसे नहीं कि ऐसे रखने के बाद ना जबरदस्ती पीछे को, ये वाली हरकतें नहीं करना है, ये जिम्नास्टिक नहीं करना है। आपने ऐसे रखना है, मतलब ऐसे पलट के रखा, और नॉट नेचुरली, मतलब जो अल्लाह ने सलाहियत रखी है ना हाथ में, खुद ही बंद हो रहा है। खुद ही कहाँ बंद हो रहा है, वो इस तरह बंद हो रहा है। तो आप देखोगे जो आपका अंगूठा है वो कहाँ जा रहा है, इन साइड जा रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। आपका जो अंगूठा है वो बेटे कहाँ जा रहा होगा, वो कहाँ जा रहा होगा, वो इन साइड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बी क्रॉस ए है वो मेरा बेटा कहाँ पे आ गया, इन साइड आ गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज तो अच्छे से समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि भाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बात समझ आ रही है सबको, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वजह इसलिए बेटा क्योंकि ए क्रॉस बी का आंसर भी एक अदद वेक्टर है और बी क्रॉस ए का आंसर भी एक अदद क्या है, वेक्टर है। और मेरा बेटा वेक्टर सेम तब होते हैं जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी सेम हो। अभी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम है। देखो जो ए क्रॉस बी है या जो बी क्रॉस ए है,
मेरे बच्चे इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या होगा, ए बी साइन थीटा। भाई चाहे ए बी साइन थीटा लिखो चाहे बी ए साइन थीटा लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल रिमेन सेम। लेकिन स्टिल वेक्टर्स आर डिफरेंट। देखो समझना वेक्टर्स डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ए क्रॉस बी का आंसर अगर सी है तो बेटे सी कहां जा रहा है, आउटसाइड द प्लेन। बी क्रॉस ए का आंसर अगर डी है तो डी कहां जा रहा है, इनसाइड द प्लेन। और वेक्टर के सेम होने के लिए शर्त होती है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। ए क्रॉस बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसा है, ओपोजिट है। कह सकता हूं ना मैं ये बात कि ए क्रॉस बी और मेरा बेटा जो बी क्रॉस ए है, ए क्रॉस बी और जो बी क्रॉस ए है, इनका डायरेक्शन कैसा है मेरा बच्चा, ओपोजिट डायरेक्शन है। ओपोजिट डायरेक्शन का मतलब है इनके दरमियान में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, या कह सकते हैं इनके दरमियान में एंगल कितना है, पाई रेडियन है। आप यही बात जहन में रखोगे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि आप इसको यूं कहोगे कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। सर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर आप एक काम एक तरह से करो और फिर ऑर्डर बदल के करो, जैसे मैं 2+3 करता हूं, आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने एडिशन किया, आंसर 5 आया। अब मैंने क्या करा, ऑर्डर बदल के फिर से एडिशन किया, उन्हीं दोनों नंबर्स पे फिर से एडिशन किया तो आंसर फिर से 5 आ रहा है। तो मैं कहूंगा एडिशन क्या करता है, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है गा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को भी नहीं करता, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चेंज है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो एक तो ये ध्यान में रखना। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को भी करता है, क्योंकि ए डॉट बी जो आंसर होता है वही बी डॉट ए का आंसर होता है। ऊपर तसल्ली के लिए आप क्या चेक कर लेना, मैंने आपको ऊपर बहुत सारे सवाल कराए ना, मैंने ऊपर आपको बहुत सारे सवाल कराए, उसमें आप कोई से भी दो वेक्टर लेना ए और बी, उनका ए डॉट बी निकाल के चेक करना और बाद में उनका बी डॉट ए निकाल के चेक करना। आप देखोगे कि आंसर कैसा आएगा, सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब देखो बेटे, अगर हम अपने ए क्रॉस बी को देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ए क्रॉस बी मेरे पास जीरो कब कब होगा, तो भाई ए क्रॉस बी के जीरो होने की कंडीशंस फॉर्मूले से निकाल लो। ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो भाई नजर आ रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये ए पे डिपेंड कर रहा है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, तो आपके पास वो उसी तरीके से तीन कंडीशंस बन जाएंगी। पहली कंडीशन ए जीरो, बी कुछ भी होता रहे, साइन थीटा कुछ भी होता रहे। दूसरी कंडीशन बी जीरो, ठीक है। तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या है, साइन थीटा जीरो। साइन थीटा जीरो होता है मेरा बेटा दो एंगल्स के ऊपर, अगर थीटा 0 डिग्री है दो वेक्टर्स के दरमियान में, या अगर थीटा 180 डिग्री है। इससे आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि मेरा बेटा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गई बात की। अच्छा, सिमिलरली आपके पास जो साइन थीटा है ये +1 होता है मैक्सिमम पॉजिटिव, और ये +1 मैक्सिमम पॉजिटिव कब होता है, थीटा 90 डिग्री पे। तो याद रखना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपका साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो जब मेरा बेटा साइन थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तब आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव होता है थीटा 90 डिग्री पे। सिमिलरली साइन थीटा -1 होता है, यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव होता है जब थीटा है 270 डिग्री। तो बेटे ध्यान में रखना, ये सवाल माजी में पूछा गया कि क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, तो याद रखना whenever vectors are rotated by 270 degree, whenever two vectors are rotated by 270 degree, यानी कि इस तरह से है कि मेरा बेटा एक वेक्टर आपके पास ऐसे है और मेरा बच्चा एक वेक्टर आपके पास ऐसे है। तो अगर आप इनके दरमियान में एंगल फाइंड आउट करोगे तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम निकालते हैं हमेशा वो कितना आ रहा होगा, 270 डिग्री आ रहा होगा। तो ध्यान में रखना साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो इन दोनों वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर इनमें ए है एक वेक्टर इनमें बी है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मैक्सिमम नेगेटिव। समझ आ गई बात की। थीटा 90 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव, थीटा 270 है, क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम नेगेटिव। यही सेम काम हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था अभी ऊपर। ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जाते हैं
थीटा के ऊपर लेकर, ठीक है। और यही सारी चीजें आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे तो उसके अंदर फ्लक्स में भी आ रही होती हैंगी, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो मैंने पाई रेडियन लिखा था भाई, उससे मुराद है 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। रेडियन आपके पास एंगल को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जब हम आगे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी आएगा। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियंस होते हैं। हाँ, 270 डिग्री पे आप मिनिमम भी कह सकते हो या मैक्सिमम नेगेटिव भी कह सकते हो, दोनों बातें ही ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो। अब मेरा बेटा इसी के अंदर हमारे पास हमने क्या करना है, साइन 270 डिग्री मैक्सिमम नेगेटिव होता है। अब मैंने मालूम करना है आई क्रॉस जे। अब देखो मेरा बेटा, आई क्रॉस जे में मालूम करने लगा हूं, उसके लिए आप पहले जल्दी से यहां देख लो। ये मेरा बेटा आई कैप है, यानी कि एक्स एक्सिस, ये मेरा बेटा जे कैप है, ठीक है। आई क्रॉस जे निकालना है, फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्या है, आई है, आई का मैग्नीट्यूड। पी क्या है, जे है, जे का मैग्नीट्यूड। साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन आई एंड जे, तो कितना एंगल होता है भाई, 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री और साथ में क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। भाई आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। साइन 90 डिग्री क्या है, 1। साथ में आ गया मेरा बेटा के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे का जो आंसर है वो बेसिकली क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। सर लेकिन आपने फॉर्मूले में तो ऊपर एन कैप पढ़ाया था, ये एन कैप के कैप में कैसे कन्वर्ट हो गया, देखो ऐसे कन्वर्ट हुआ। देखना मेरा बेटा, समझना जरा। आपने क्या मालूम करना है, आई क्रॉस जे मालूम करना है। जरा जल्दी से अपना राइट हैंड रूल इस्तेमाल करो, जो मैंने आपको भी निकालना सिखाया था। अभी अभी सिखा के हटो ना राइट हैंड रूल। पहला वेक्टर कौन सा है, आई। दूसरा कौन सा है, जे। सीधे हाथ के रखो, सीधे हाथ को रखो आई के अलोंग, और फिंगर्स को कर्ल कर लो जे की तरफ, तो ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा। आप देखोगे जो आपका आई क्रॉस जे है, मेरा बेटा आई क्रॉस जे कहाँ आ रहा है, आउटसाइड द स्क्रीन आ रहा है सबके लिए, आउटसाइड आ रहा है। अगर सीधे हाथ पे एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई है, तो आउटसाइड द स्क्रीन, आइट बोल रहा हूँ, आउटसाइड द स्क्रीन जेड एक्सिस होगा, पॉजिटिव जेड होगा। और पॉजिटिव एक्स का मेरा बेटा जो यूनिट वेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, के कैप। समझ आ गई, क्लियर हो गया। सिमिलरली बच्चे, अगर मैं इसी को जे क्रॉस आई करता, और से सुनना, अब एक और कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करो कॉन्सेप्ट, अगर अभी भी मसला है। जे क्रॉस आई करूंगा तो भाई वही है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड फिर साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन जे एंड आई, तो वाई और एक्स का एंगल कितना, 90 डिग्री। एन कैप आ गया, देख जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री फिर से 1, और ये हो गया मेरा बेटा क्या, एन कैप। अब देखो मेरे बच्चे, जब आप जे क्रॉस आई करोगे, देखो समझना फिर से, अगर अभी भी नहीं समझ में आया फिर देखो। देखो बेटे, जे क्रॉस आई, पहला वेक्टर कौन सा है, जे है। पहला वेक्टर कौन सा है, जे। जे पे अपना सीधा हाथ रख लीजिए और अल्टीमेटली उसको कहां ले आओ, आई की तरफ ले आओ। इस तरह से 90 डिग्री बनेगा। अब ये सीधे हाथ घूमा है। अब आपके पास जो जे क्रॉस आई आ रहा होगा, अगर आपने राइट हैंड रूल सही से पढ़ा है, तो जे क्रॉस आई क्या आ रहा होगा, इनसाइड द स्क्रीन आ रहा है। अगर आउटसाइड आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस था, आउटसाइड आपका पॉजिटिव जेड था, तो इनसाइड आपका क्या होगा, नेगेटिव जेड होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव जेड के लिए यूनिट वेक्टर प्लस के कैप था, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस का के कैप। हमें कैसे पता चलेगा आई और जे के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो बेटे हमने अपनी नर्सरी क्लास पढ़ी हुई है, हमारा मैट्रिक्स साइंस से है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अम्मा अब्बा ने जो है वो बोर्ड के अंदर पैसे नहीं दिए थे क्लियर करने के लिए, तो इससे हमें ये बात पता है कि एक्स और वाई के दरमियान में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। समझ आ गई, एक्स और वाई के दरमियान में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है, एक्स वाई जेड तीनों के दरमियान में एंगल हमेशा क्या चलता है, 90 डिग्री चलता है। अब समझ में आ गया जिसका ये सवाल था कि एक्स और वाई के दरमियान का एंगल कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे देखो। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है भैया, इसको याद रखने का जो तरीका है, और अगर किसी ने पैसे खिलाए हुए हैं तो बेटा वो साजगार की वेबसाइट पे जाए और वहां पे रिक्शे की बुकिंग कर ले। प्रोमो के अंदर जो है ना फिजिक्स का मंजन लगा देना, तो तुम्हें जो है ना वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। मैं उनके पास अक्सर क्लाइंट्स भेजता रहता हूँ ना, इसलिए। याद रखने का तरीका बेटे ये है, आई जे के, ठीक है। अब बेटे याद कैसे रखोगे,
आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर। देख रहे हो कितना आसान है याद रखना मेरा बेटा, समझ आ रही है, क्लियर हो गया? कोई मसला नहीं है बेटे, अभी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा फिर से देख लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर देख लेना। क्लियर हो गया भाई? याद कैसे रखेंगे, आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे के बराबर। देखो बेटे, अगर आपके पास इसके अंदर ये एरो की डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, और एरो की रिवर्स शिफ्ट में चलोगे तो नेगेटिव आएगा। यानी कि देखो, अगर मैं आई क्रॉस के निकालता हूं, देखो अगर मैं आई क्रॉस के निकालता हूं तो एरो कहता है के क्रॉस आई निकालो तो वो जे आएगा, लेकिन अगर मैं आई क्रॉस के निकालता हूं तो मेरा बेटा वो क्या आएगा, माइनस का जे। तो ये जो है ना, ये आपके पास याद रखने का सिंपल सा एक तरीका है। देखो, अगर आप एरो की सिंप में चलोगे ना, देखो आई क्रॉस जे तो क्या आएगा, के पॉजिटिव का, जे क्रॉस के पॉजिटिव का आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव का जे। सिंपल, जैसे अभी निकालना सिखाया था, आई क्रॉस जे के आ रहा था, वो ये चीज मैंने यहां बना दी। अगर उल्टा चलोगे, उल्टे का मतलब आई क्रॉस के निकालते हो, देखो एरो कहता है के क्रॉस आई निकालो, तो आई क्रॉस के निकालते हो तो एरो की उल्टी शिफ्ट में जा रहे हो तो क्या आएगा, माइनस का जे। के क्रॉस जे निकालते हो तो माइनस का आई, जे क्रॉस आई निकालते हो तो माइनस का के। अभी निकालना सिखाया था, जे क्रॉस आई माइनस के आ रहा है, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है मेरा बेटा। सिमिलरली अगर हम आई क्रॉस आई निकालें तो वो क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। क्यों सर, जीरो क्यों आएगा? क्योंकि बेटे आई वेक्टर का दूसरे आई वेक्टर से एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है साइन थीटा आता है ना उसमें, क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन थीटा आता है। देखो मैं करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, और आई वेक्टर का मतलब एक्स एक्सिस, दूसरे आई का मतलब भी क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपके पास जितने भी एक जैसे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। क्लियर है? लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। सिमिलरली अगर मैं सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो वो भी क्या आएगा भाई साहब, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि मेरा बेटा ए वेक्टर के साथ ही एंगल क्या होता है, ए वेक्टर के साथ एंगल क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 0 की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हम एक सवाल देख लें भाई, मिसाल के तौर पे आई डॉट जे क्रॉस के, देख लो भाई, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, जे क्रॉस के मेरा बेटा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, हाँ या ना? जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको यही सवाल ऐसे देता, गौर से देखो, आई डॉट के क्रॉस जे, तो मेरा बेटा देखो आई डॉट के क्रॉस जे, अब देखो एरो कहता है जे क्रॉस के लो, आप ले रहे हो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे ले रहे हो, एरो की उल्टी सिम्प में जा रहे हो, जब उल्टी सिम्प में जाओगे तो ये क्या आएगा, माइनस का आई कैप। सर हम एरो कैसे याद रखेंगे बेटे, एरो ऐसे याद रखोगे कि बचपन से आपने पढ़ा है, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये देखो मैंने एरो बनाया हुआ भी किस सिम्प में है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में बनाया है। आई डॉट माइनस आई लोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आंसर में आ जाएगा। तो इसी तरह के बकरी बकरी क्वेश्चन इससे उठ करके आ रहे होते हैं। क्लियर है? अब एक सवाल हम और करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे आता है, कि पेपर में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सवाल आ जाए, मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे दिया भाई 2, -3, 1, और एक वेक्टर मेरा बेटा आपको दे दिया मिसाल के तौर पे माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और आपको क्या कह रहा है भाई साहब, आपको कह रहा है ए क्रॉस बी फाइंड आउट कीजिए। देखो मेरा बेटा, एक तो आपने ए क्रॉस बी का लंबा तरीका सीखा होगा। कौन सा लंबा तरीका बेटे, वो जिसमें आप 3/3 की डिटर्मिनेंट लेते थे, शायद आपको याद भी होगा, शायद याद हो, शायद ना याद हो, कुछ इस तरह का आपने एक तरीका सीखा होगा, जिसमें आपके पास जो है ना, वो यहाँ पे होता था मेरा बेटा आई कैप, यहाँ होता था मेरा बेटा जे कैप, यहाँ होता था मेरा बेटा के कैप। फिर यहाँ पे आप ए के कोफिशिएंट लिखते थे, ए एक्स ए वाई ए जेड, क्योंकि पहला वेक्टर ए है। फिर दूसरा वेक्टर के कोफिशिएंट लिखते थे, यानी कि बी एक्स, यानी कि बी वाई, और यानी कि बी जेड। फिर आप आई से इसको एक्सपेंड करते थे, कुछ आ रहा है, फिर जे से करते थे, फिर के से करते थे। अब देखो मैं आपको इसका ना शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, आपको पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें।
इसका आसान तरीन एक मेथड आपको सिखा रहा हूं, देख लो। देखो भाई ए क्रॉस बी निकालना है, पहला वेक्टर कौन सा है? पहला वेक्टर आपका है ए। तो मेरा बेटा ए के कोफिशिएंट्स देखिए आप पहले। ए के कोफिशिएंट देखो क्या है, ए के कोफिशिएंट्स क्या है? 2 -3 1, एक बार फिर से 2 -3 1, सही है भाई। अब आज जाके ना हाशिम को बताना कि हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड सीखा है फिजिक्स वाले टीचर से, ठीक है। चलो, अब बी के कोफिशिएंट देखो क्या लिखे हुए, -1 1 और 2, क्लियर है? -1 1 और 2, फिर -1 1 और 2, क्लियर है? देखो भाई पहला आंसर क्लियर हो गया। क्या किया मैंने जो है वो सीधा सीधा दो बार लिख दिया, 2 -3 1 2 -3 1, क्लियर हो गया। अब अल्टीमेटली फिर -1 1 2 -1 1 2। अब देखो मेरा बेटा, इसमें आपका जो पहला कॉलम है और जो आपका आखिरी कॉलम है वो किसी काम का नहीं है हमारे। पहला कॉलम आखिरी कॉलम आपने डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या करना है, 2/2 की डिटर्मिनेंट निकालनी है। 2/2 की जो डिटर्मिनेंट है, 2/2 की जो डिटर्मिनेंट है वो बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, देखो 2 3 1 4। देखो भाई 2/2 की डिटर्मिनेंट निकालना मैं सिखा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, माइनस आएगा फॉर्मूले का, और 3 1 जा क्या हो गया 3। बेहतरीन हो गया यार ये तो, माशाल्लाह। क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा मैं 2/2 की डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। 3 2 जा क्या होगा 6, माइनस का 6 आएगा, माइनस फॉर्मूले का, और 1 1 जा क्या हो गया 1। नहीं समझ में आया? फिर देखो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, माइनस का 1 आएगा, और 2 2 जा क्या हुआ 4, और माइनस फॉर्मूले का हो गया 2/2 का। फिर यहाँ देखो 2 1 जा 2, माइनस फॉर्मूले का आया, माइनस माइनस जा प्लस, और 3 1 जा 3, -6 -1 कितना आया माइनस का 7, -4 -1 कितना आया माइनस का 5, 2 -3 कितना आया माइनस का 1। तो क्या आ रहा है, माइनस का 7 आई कैप, माइनस का 5 जे कैप, और माइनस का के कैप। ये मेरा बेटा हमने किसका आंसर निकाला है? ए क्रॉस बी का आंसर निकाला हैगा। क्लियर हो गई भाई साहब बात की? ये हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी। अब देखो भाई इस तरीके और उस तरीके में फर्क क्या है, उसमें क्या होता है आपको याद रखना पड़ता है। पॉइंट समझ आ रहा है कि आपने ऑल्टरनेट साइंस के साथ एक्सपेंड करना है, ठीक है मेरा बेटा। क्लियर हो गई यहां तक की बात? समझ आ गई बात की? अब जल्दी से मैं एक सवाल दे रहा हूं, इस सवाल के अंदर आप क्या करो, इस सवाल में आप क्या करो, मैं आपको एक वेक्टर ए दे रहा हूं, मिसाल के तौर पे 3 -4 7, और एक वेक्टर मैं आपको बी दे रहा हूं, मिसाल के तौर पे 2 3 4। जल्दी से मुझे इसका ए क्रॉस बी निकाल के बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से ए क्रॉस बी निकाल। ठीक है मेरे बेटा, काफी सारे लोगों का इसमें आंसर आ भी गया है, नहीं तो मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार करना सिखा देता हूं। देखो अगर किसी को भी अभी मसला हो रहा है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो ए क्रॉस बी निकालना है, पहला वेक्टर कौन सा है 3 -4 एंड 7, तो 3 -4 एंड 7, फिर से 3 3 -4 एंड 7, दो बार लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो बी के कोफिशिएंट्स क्या है 2 3 4, 2 3। तो मेरे बेटा आपके पास जो आपका पहला वेक्टर है, सॉरी पहला कॉलम है, और जो आपका आखिरी कॉलम है उसको आपने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है मेरा बेटा, डिस्कार्ड कर दिया। अब देखो अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, फिर देखो 2/2 की डिटर्मिनेंट, 4 4 जा 16, -16 आएगा यहाँ पे, 7 3 जा 21, माइनस फॉर्मूले का, और ये 21 आ गया, 7 2 जा 14, माइनस फॉर्मूले का, और 3 4 जा हो गया 12, 3 3 जा हुआ 9, माइनस फॉर्मूले का, 4 2 जा 8, माइनस का 8 होगा क्योंकि -4 है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 16 में 21 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 37, 14 में से 12 निकाल दिया तो 2 बच गया, माइनस माइनस जा प्लस, तो 9 + 8 कितना होता है बेटे 17 होता है। तो माइनस का 37 आई कैप, प्लस का 2 जे कैप, प्लस का 17 के कैप, ठीक है मेरा बेटा। तो ये तरीका कार होता है हमारे पास जी, एमन बेटे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये तरीका कार होता है मेरा बेटा हमारे पास किसके लिए, ए क्रॉस बी निकालने के लिए। ए क्रॉस बी के अलावा कौन कौन से सवाल आते हैं वो भी समझ लीजिए। देखो देखो मेरा बेटे, सपोज कर लो आपको कहता है कि भाई ए वेक्टर कुछ गिवन है i + j - k। सिमिलरली आपको कह रहा है बी वेक्टर गिवन है मेरा बेटा आपको 2i कैप माइनस का k कैप। आपको कहता है फाइंड n कैप, n कैप के बारे में वो क्या कहेगा,
फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। देखो मेरा बेटा, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी लाई कर रहे हैं, एन कैप उसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों? अभी आपको याद है अभी आपको याद है कि हमने जब ए क्रॉस बी निकाला था या हमने जब बी क्रॉस ए निकाला था, तो उसके अंदर आपने एक चीज नोट की थी कि ए क्रॉस बी आउटसाइड द स्क्रीन आ रहा था, बी क्रॉस ए क्या आ रहा था, इनसाइड द स्क्रीन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो आंसर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है, वो आंसर बेसिकली परपेंडिकुलर होता है उन दोनों वेक्टर्स के, परपेंडिकुलर होता है ए के और बी के, हाँ या ना बेटे? अगर मिसाल के तौर पे मैं ए क्रॉस बी करके आंसर निकाल रहा हूँ सी, तो जो सी होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आउटसाइड होगा तब भी परपेंडिकुलर है, इनसाइड है तब भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो या तो वो कहेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, या वो कहेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया? अब निकालना कैसे भैया? सिंपल है, आप ही लोग करोगे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। एन कैप में क्या होता है, एन कैप अभी सिखाया था, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मॉड। क्लियर है? तो भाई सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर? पहला स्टेप होगा आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया, जो भी आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। दूसरा स्टेप क्या होगा? आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे। और मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा स्टेप क्या होगा? इस फॉर्मूले में चीजें पुट कर देंगे। चलो मैं करके दिखा देता हूं मिसाल के तौर पर। जल्दी से मेरे साथ साथ ए क्रॉस बी निकाल लो इस सवाल के अंदर जो अभी हमारे सामने आ रहा है। आराम से हो जाएगा, मुझे पता है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। देखो, ए के कोफिशिएंट्स 1 1 -1, फिर से लिखे 1 1 -1। अब देखो बी के कोफिशिएंट्स 2 0 एंड -1। सर जीरो क्यों लिखा? क्योंकि बेटे कोफिशिएंट लिखने का तरीका होता है पहले आई फिर जे फिर के। तो जब जे वहां नहीं दिया हुआ तो जीरो है, फिर 2 0 -। क्लियर है बच्चे? पहला कॉलम और आखिरी कॉलम हमारे काम का नहीं होता, ये शॉर्टकट है, ठीक है। 1 -1 से क्या हुआ, माइनस का 1 माइनस फॉर्मूले का, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया। -1 2 सा क्या होता है, माइनस का 2 माइनस फॉर्मूले का आया, 1 1 सा हुआ 1 और -1 आएगा तो ये हो गया प्लस। 1 0 सा हुआ 0 और माइनस फॉर्मूले का, तो 2 1 सा क्या हो गया 2। तो बेटे -1 यानी कि माइनस आई कैप यहां से आया, माइनस जे कैप, -2 + 1 माइनस जे कैप यहां से आएगा, माइनस का 2 के कैप यहां से आएगा। मुझे उम्मीद है कि ए क्रॉस बी सब ने ये निकाल लिया होगा। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, -1 के ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर -1 के ऊपर स्क्वायर आएगा, और फिर -2 के ऊपर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो भाई सब क्या बनाइए, √6 बना। तो आप एन कैप को कैसे लिखोगे मेरा बच्चा, आप एन कैप को कैसे लिखोगे? आप एन कैप को लिखोगे माइनस का 1/√6 आई कैप, माइनस का 1/√6 जे कैप, माइनस का 2/√6 के कैप। ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। क्लियर हो गया भाई साहब? अब इसी में हमारे पास जो है ना एक सवाल और आता है, और वो एक सवाल क्या है? वो एक सवाल इस तरह से बनता है कि अगर आपके पास यही जो ऊपर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर मिसाल के तौर पे मेरा बेटा ये जो दो वेक्टर्स ऊपर दिए हुए हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं मिसाल के तौर पे, ये मेरा बेटा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये मेरा बेटा वेक्टर बी है, और इनके दरमियान में एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये बी है तो ये भी बी वेक्टर होगा, और अगर ये ए है तो ये ऊपर वाला
ठीक है बेटे, अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो ए वेक्टर दिया हुआ है, हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये बेसिकली हमारे पास एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। एडजेसेंट वेक्टर से मुराद ये होती है कि बेटे जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है या जिनका आर्म क्या होता है, कॉमन होता है। ये जो बी वेक्टर है आपका और ये जो आपका ए वेक्टर है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर एडजेसेंट वेक्टर्स। ठीक है, एडजेसेंट वेक्टर्स इसलिए क्योंकि इनका ये जो कॉमन आर्म है, इनका ये जो आर्म है या ये जो वर्टेक्स है, ये बेसिकली कैसे मेरा बेटा कॉमन है। अगर आपको कहा जाए कि ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, अगर आपको कहा जाए कि भाई ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका आपने एरिया निकालना है, मेरा बेटा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी के मॉड के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाए और आपको कहा जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालिए, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आप क्या करोगे, आप मैग्नीट्यूड लोगे। तो मैग्नीट्यूड लेने की वजह से आपका मसला हल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ दो वेक्टर दे रहा हूँ, इसके अंदर आपने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। देखो मेरा बेटा, मिसाल के तौर पे आपको मैंने कहा एक वेक्टर ए है 3,4,1 और एक वेक्टर है बी 2,8,1। आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी मालूम करोगे। मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो दो वेक्टर्स हैं, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको बोला जा रहा है भाई इसका एरिया निकालिए, आप क्या करोगे, आप ए क्रॉस बी निकालोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। पॉइंट समझ आ गया, क्लियर है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, अगर हम, मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि भाई इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मिसाल ले रहा हूं समझना गौर से, भाई इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मिसाल के तौर पे आ रहा है √40। मिसाल ले रहा हूं, इनका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √40 आ रहा है, मिसाल ले रहा हूं। आप बोलोगे भाई जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो कितना है, √40 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर इसी में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोला जाए, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे बेटे आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक और एक, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, यानी कि इस पूरे का एरिया आपको पता है, तो ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो बेसिकली जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसको 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा, हाँ या ना। यानी कि अगर इस वाले सवाल में √40 पैरेललोग्राम का एरिया था, अगर मैं √40 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये बेटे मैंने सिर्फ मिसाल ली है, देखो इसका इसका जो एक्चुअल आंसर है वो तो आप निकालोगे कैसे, आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर का बेसिकली मैग्नीट्यूड होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर है? अल्टीमेटली एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, जो भी आपका पैरेललोग्राम का एरिया उसको आपने बेसिकली क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है और जो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है और यहाँ पे हमारे पास जो हमारा वेक्टर्स है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। उम्मीद है आपको वेक्टर सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा।